तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने कल आपका न्यूटन की गति का दूसरा नियम करा दिया था और अब हम आते हैं न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट इसी टॉपिक के साथ। देखो, न्यूटन की गति का जो हमारा तीसरा नियम होता है, ठीक है, इसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। यानी इसे हम दूसरा नियम क्या बोलते हैं? इसको क्रिया क्रिया प्रतिक्रिया, ठीक है, का नियम भी कहते हैं। यानी इसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। पता लग गया सभी को? अब देखो, क्रिया प्रतिक्रिया का मतलब क्या होता है। क्रिया प्रतिक्रिया का मतलब ये होता है कि कोई हमारे पास क्या है, वस्तु है। ठीक है, यदि हम वस्तु पर इस दिशा में एफ बल लगाते हैं, क्या इस दिशा में एफ बल लगाते हैं, तो वस्तु भी हम पर उसके विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाती है। तो यह नियम, इसीलिए क्या बोलते हैं, इस नियम को हम तीसरा नियम बोलते हैं। और इसी के कारण इसे हम कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। पता लग गया कि यदि हम किसी वस्तु पर जितना भी बल लगाते हैं वह उतने ही बल से पीछे की ओर हटती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो बंदूकें होती है, ठीक है, क्या होती है, जो बंदूकें होती है उनका कार्य क्या है कि जब गोली चलाई जाती है, ठीक है, तो क्या होता है, गोली चलाई जाती है तो क्या होता है, गोली चलने के बाद जो बंदूक है पीछे की ओर हटती है और गोली आगे की ओर। तो क्योंकि जितने बल से गोली आगे की ओर चलती है उतने ही बल से जो बंदूक है क्या होती है, पीछे की ओर हटती है। ठीक है, तो इसी कारण इस बल को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। वही वाली बात है, क्रिया प्रतिक्रिया का मतलब जैसे कि कोई व्यक्ति है और व्यक्ति पर हम मतलब बेवजह चांटा लगाते हैं, तो क्या होता है, हमने उस पर क्रिया की लेकिन साथ में वो क्या करेगा, हम पे प्रतिक्रिया करेगा कि तूने क्यों मारा। ठीक है, तो इसी प्रकार यही नियम है। अब देखो, क्रिया प्रतिक्रिया का क्या है हमारा जो नियम, देखो, इसके या इस नियमानुसार, इस नियमानुसार यानी प्रत्येक क्रिया के क्या है, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया क्या होती है, विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो प्यारे बच्चों, समझ में आ गया कि इस नियम के अनुसार क्या है, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, इसे न्यूटन की गति का नियम कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा मैंने ये भी बता दिया कि इसे हम कौन सा नियम बोलते हैं, दूसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, और अथवा, या ये भी लिख लो, अथवा क्या बोलते हैं हम इसको, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम समझ में आ गया सभी को, क्या बताया मैंने। ठीक है, तो एक बार वीडियो को दोबारा देख ले, यहाँ से जो समझ में न आया हो समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़े बहुत एग्जाम्पल क्या लेते हैं। अब देखो, हमारे पास क्या है, कोई वस्तु है, जैसे कि सभी ने देखा होगा कि बंदूक से गोली चलाने पर, ठीक है, पहला एग्जाम्पल क्या है कि बंदूक से गोली चलाने पर, ठीक है, क्या होती है, जो हमारी बंदूक है, बंदूक का पीछे की ओर हटना। ठीक है, तो ये भी किस पर आधारित है, हमारा न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर आधारित है। तो प्यारे बच्चों, ये बात समझ में आ गई, क्योंकि देखो अभी बताया था मैंने कि जितना
गोली जितने बल से आगे की ओर जाती है तो गोली भी क्या है, जो हमारी बंदूक है वो भी उतनी ही बल से पीछे की ओर जाती है। यानी जितनी उस पर क्रिया होती है उतनी ही हमें प्रतिक्रिया मिलती है। तो समझ में आ गया। और नंबर दूसरा जो इसका एग्जाम्पल है वो क्या है, देखो जब कोई व्यक्ति नाव से कूदता है, ठीक है, तुमने मूवी में देखा होगा, ठीक, क्या होता है कि जब नाव से बाहर कूदता है, ये हमारी नाव है, जब कोई व्यक्ति नाव से किनारे पर कूदता है तो क्या होती है, नाव पीछे की ओर चली जाती है। ठीक है, ये भी किसका कारण है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। क्योंकि जैसे ही व्यक्ति इस पर बल लगाकर आगे की ओर कूदता है तो क्या होता है कि जो हमारा नाव है, नाव पर क्या होता है, उसके पैर द्वारा इस दिशा में बल लगाया जाता है। ठीक है, तो जब इस दिशा में बल लगाया जाता है तो क्या होता है, विपरीत दिशा में हो गया बल। तो यही कारण है कि जो हमारी नाव पीछे की ओर जाती है, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया होती है। तो ये भी लिख दूं मैं कि जब कोई व्यक्ति ठीक है नाव से किनारे पर क्या होता है, कूदता है, तो जो नाव है, हमारी नाव क्या होती है, पीछे की ओर हट जाती है। पता लग गया सभी को। ये एग्जाम्पल भी किस पर है, हमारे न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर आधारित है। और इसका हम तीसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल जो व्यवहारिक है हमारे पास वो है जैसे कि मनुष्य का पैदल चलना, यानी कि व्यक्ति का पैदल चलना। ठीक है, ये भी किस पर आधारित है, हमारा न्यूटन की गति पर आधारित है। अब देखो इसकी क्रिया हम बताते हैं। अब हमने मान लिया कि ये व्यक्ति का पैर है हमारे पास, क्या है ये हो गया हमारे पास व्यक्ति का पैर। ठीक है पहले बच्चों, ये हो गई इसकी अंगुलियां। ठीक है, अब देखो ये है हमारी, मान लिया हमारी ये है पृथ्वी, क्या है ये, पृथ्वी। ठीक है, अब ये बताओ, ये सभी को चित्र बनाना है फेयर में। ठीक है, अब ये बताओ जैसे ही हम पृथ्वी पर पैर रखते हैं, ठीक है, अब ये बताओ पृथ्वी पर पैर रखने पर हमारी जो क्रिया है, क्या है, हमारी जो क्रिया है वो क्या होती है, क्या होती है, यानी कि हम पृथ्वी को इस दिशा में दबाते हैं। ठीक है, लेकिन पृथ्वी भी हमारे पैर को ऊपर की ओर धकेलती है। लेकिन हम जो क्रिया करते हैं यहाँ से वो किस दिशा में करते हैं, इस दिशा में ही तो करते हैं, क्योंकि पैर को हम ऐसे करके ऐसे ही तो दबाते हैं। ठीक है, तो क्रिया तो हमारी ये हुई। लेकिन जब हम ये क्रिया करते हैं तो पृथ्वी द्वारा जो हमारी प्रतिक्रिया है वो क्या होती है, विपरीत दिशा में हुई। मतलब प्रतिक्रिया तो की हमने इस दिशा में, और जो पृथ्वी द्वारा प्रतिक्रिया होती है वो किस दिशा में होती है, इस दिशा में। यानी इस दिशा में क्या होती है, हमारी प्रतिक्रिया। लेकिन जो क्रिया होती है ये वाली। ठीक है, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया का मतलब ही यही है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर, परंतु देखो प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है, परंतु क्या होती है, विपरीत दिशा में। ठीक है, तो समझ में आ गया सभी को तीसरा नियम। तो यानी व्यक्ति का पैदल चलना भी क्या है, तीसरे नियम पर आधारित है। इसमें कुछ हम थ्योरी लिख देते हैं कि देखो जब व्यक्ति, ठीक है पहले बच्चों, पैदल चलता है, क्या होता है, जब व्यक्ति पैदल चलता है तो वह पृथ्वी पर क्या होता है, जितने बल से दबाता है, ठीक है, उतने ही बल से पृथ्वी क्या होती है, उतने ही बल से पृथ्वी उसे पीछे की ओर
धकेलती है, यानी क्या करती है वो, उसकी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया करती है। क्या करती है, उसकी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया करती है। ठीक है, तो इसी कारण जो व्यक्ति है वो पैदल चलता है। तो उसका जो फोर्थ एग्जाम्पल है वो ले या न ले, ज़रूरी तो है नहीं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे न्यूमेरिकल पार्ट पे, क्योंकि इससे बाद में जो तुम्हारे न्यूमेरिकल दे रखे हैं वे सोल्व कराते हैं। तो प्यारे बच्चों, वरना चलो छोड़ो, न्यूमेरिकल बाद में ही करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले थ्योरी पार्ट कंप्लीट करते हैं हम। ठीक है, तो सभी को जो तृतीय नियम है समझ में आ गया। तो इसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा क्या, आवेग, यानी या तो हम इसे कह सकते हैं बल का आवेग। सभी को समझ में आ गया, क्या बोल सकते हैं इसको, बल का आवेग, यानी इम्पल्स। ठीक है, तो बल का जो आवेग है इसे हम क्या बोलते हैं। अब ये देखो हमारे पास कोई वस्तु है ये, ठीक है, इस पर कोई बल, कितना F, क्योंकि जो बल बताया था मैंने F से प्रदर्शित करते हैं कोई बल F। ठीक है, कुछ समय अंतराल यानी कि डेल्टा T समय के लिए लगता है। ठीक है प्यारे बच्चों, कितने समय तक लगता है, डेल्टा T समय तक लगता है। अब यहाँ से ये देखो, यदि मैं इस बल F की और जितने समय अंतराल तक ये लगता है इन दोनों की मल्टीप्लाई करा देता हूँ तो हमें आवेग प्राप्त हो जाता है। तो समझ में आ गया, यानी यदि हम इसे डेफिनेशन के रूप में लिखे, क्या लिखेंगे हम, देखो, यानी बल और इस दौरान लगे समय का गुणनफल आवेग कहलाता है। सभी बच्चे को समझ में आ गई होगी इतनी बात। ठीक है, तो अभी ये बताओ, इसे अब हम नोट डाउन करते हैं, और जो मैंने चित्र बनाया है ये भी तुम्हें फेयर में करना है, क्योंकि जो चित्र तुम्हें फेयर में बनाना होगा वो मैं साथ के साथ ही बताता चलूँगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपनी डेफिनेशन के। ठीक है, अब देखो जो हमारी डेफिनेशन है, क्या बताया मैंने कि जब कोई बल, ठीक है, जब कोई बल किसी वस्तु पर, क्या, किसी वस्तु पर, ठीक है, कुछ समय अंतराल यानी डेल्टा T तक क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, तब बल तथा समय अंतराल का गुणनफल क्या कहलाता है हमारा, ये आवेग, यानी आवेग को हम इंग्लिश में इम्पल्स कहते हैं। ठीक है, आवेग कहते हैं। तो प्यारे बच्चों सभी को आवेग समझ में आ गया, और इसे ठीक है, इसे कैपिटल I से प्रदर्शित करते हैं। तो सभी को नोटेशन भी पता लग गया इसका कि इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल I से प्रदर्शित करते हैं। तो सभी प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा आपकी ये। ठीक है, अब इससे बाद में हम चलते हैं अपने इसका जो फॉर्मूला है उस पर। ठीक है, तो जो हमारा बल का आवेग है समझ में आ गया। अब ये भी लिख देता हूँ, क्या, यह एक कौन सी राशि है हमारी, सदिश राशि है। ठीक है, अब मैंने एक वर्ड लिखा है कि यह कौन सी राशि होती है, सदिश राशि। तो प्यारे बच्चों ये बताओ, मैंने आपको क्लास में ये भी बताया था कि सदिश राशि क्या होती है, बताया था ना। तो बताओ, सदिश राशि वो होती है यानी जिसमें क्या होता है, परिमाण भी होता है। परिमाण का मतलब होता है संख्यात्मक मान। ठीक है, और उसके साथ साथ उसमें कोई डायरेक्शन यानी दिशा भी होती है। समझ में आएगा सदिश राशि क्या होती है। ठीक है, तो एक बार जो समझ में ना आया हो एक बार और देख ले। जी, अब चलते हैं हम अपनी जो नेक्स्ट टॉपिक है। सबसे पहले चलो नेक्स्ट टॉपिक पर हम बाद में चलते हैं, पहले इसके बारे में ही लिख देते हैं सब कुछ यहीं पर।
ठीक है, यह कैसी राशि है, एक सदिश राशि। और जब ये सदिश राशि है हमारे पास तो इसका मतलब इसमें दिशा भी होगी। तो दिशा क्या होती है इसकी, वो भी देख लो। ठीक है, तो क्या होती है इसकी जो दिशा होती है, पहले सुन लो, इसकी दिशा हमेशा जो बल लगाया जाता है उस बल की दिशा में होती है। समझ में आ गया, यानी जिस दिशा में बल कार्य करता है ये हमारा इम्पल्स भी उसी दिशा में कार्य करता है। तो चलिए अब लिखे, तो इसकी दिशा पता लग गया सभी को। इसकी दिशा क्या होती है, बल की दिशा में होती है। तो प्यारे बच्चों इसकी दिशा भी पता लग गई सभी को। अब इसका हम फॉर्मूला लिखते हैं। अब हमने मान लिया कि किसी वस्तु पर, देखो यही लिखेंगे हम, माना किसी कोई ये क्या है हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पर कोई बल डेल्टा टी समय में एफ कार्य करता है। यानी कि माना क्या किसी वस्तु पर, ठीक है, कौन सा बल, या हम ये कह देंगे कि कोई बल F, ठीक है, यानी समय अंतराल कितना डेल्टा टी तक कार्य करता है। समझ में आ गया, कितना F समय अंतराल डेल्टा टी तक कार्य करता है। तब हमसे जो पूछता है, तब क्या पूछता है, वस्तु का आवेग। क्या है, वस्तु का आवेग। यानी कि I बराबर क्या बताया था मैंने, क्या बताया था, I बराबर F मल्टीप्लाई डेल्टा टी। तो सभी प्यारे बच्चों को फॉर्मूला समझ में आ गया इसका। इसका हमसे न्यूमेरिकल भी बनेगा, तो वो न्यूमेरिकल भी हम इनके कराएंगे। तो जितने भी मैं ये डब्बे में फॉर्मूले लिखता हूँ इन्हें अलग नोट कर लेना, क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल पार्ट है, न्यूमेरिकल पार्ट में इनसे ही वर्क होगा आगे। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने इसका जो मतलब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, उस पर चलते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारा आवेग है, क्या है हमारा आवेग, संवेग के पदों में लिखते हैं अब हम, यानी आवेग संवेग के पदों में। प्यारे बच्चों आज कुछ हमारी तबीयत सी ख़राब है, तो इसीलिए हम थोड़ा आराम से बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, क्या है, आवेग संवेग के पदों में। अब देखो आवेग संवेग के पदों में क्या है। अब ये बताओ न्यूटन का दूसरा नियम क्या था, कल कराया था बच्चों, न्यूटन का दूसरा नियम। सबसे पहले यदि हमें न्यूटन का दूसरा नियम पता है, ठीक है, न्यूटन के दूसरे नियम से, अब ये बताओ जो न्यूटन का दूसरा नियम था क्या था, वो F बराबर, यही तो था प्यारे बच्चों, dp बटे dt, यही तो कराया था मैंने। अब हमने dt की मल्टीप्लाई कर दी इसमें, ठीक है, किसमें कर दी, इसमें, तो F इंटू क्या हो जाएगा, ये dt बराबर dp। लेकिन F इंटू dt किसके इक्वल होता है हमारा, I के, तो I बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये dp। यानी कि जो हमारा आवेग होता है वो संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों ये समझ में आ गया सभी के, क्या होता है आवेग। ठीक है, यदि समझ में न आया हो तो एक बार पीछे जाकर देख दे। ठीक है, और समझ में आ गया हो वीडियो को लाइक भी कर दे साथ साथ। और हमारा ये हो गया, यानी कि जो हमारा आई मिला है, आई बराबर किसके मिला है, dp के। तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है, हमें पता लगता है कि जो आवेग होता है, आवेग क्या होता है, संवेग में परिवर्तन, क्योंकि d का मतलब क्या होता है, परिवर्तन के बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों समझ में आ गया सभी के कि आवेग संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। अब इसका हम आवेग का मात्रक भी लिखते हैं यहाँ से। ठीक है, क्या लिखते हैं, आवेग के मात्रक। अब ये बताओ, अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया था कि I बराबर क्या होता है, यही तो होता है बल गुना समय अंतराल। अब ये बताओ I बराबर बल का मात्रक क्या कराया था कल, क्या कराया था कल, न्यूटन। और डेल्टा टी क्या है हमारा समय, और समय का मात्रक क्या होता है, नॉर्मल सी सेकंड होता है। तो I बराबर इसका मात्रक क्या हो जाएगा हमारे पास, न्यूटन, बीच में चिन्ह लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये सेकंड। तो सभी को इसका मात्रक समझ में आ गया।
यदि ये तो हो गया हमारा MKS पद्धति में। यदि मैं CGS पद्धति में लिखूँ तो CGS पद्धति में इसका जो मात्रक है क्या हो जाएगा, जो हमारा संवेग के मात्रक होते हैं वे ही होते हैं, क्योंकि जो I बराबर क्या मिल गया हमें DP के, ठीक है। यानी जो P की वैल्यू होगी हमारे पास वही I की होगी, यानी जो इनके मात्रक के रूप में, ठीक है। अब इसके बाद में हम कुछ आवेग के उदाहरण हैं उनके बारे में बात करते हैं। क्या आवेग के कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास, तो अब वे करते हैं हम। तो आवेग के जो उदाहरण होते हैं क्या होते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि कोई हमारे पास गेंद है, ठीक है। गेंद है, जैसे ये हमारे पास क्या है, फरस। जैसे ही हम इसको फरस को यानी फरस पर इस गेंद को मारते हैं तो क्या है, टकरा कर वापस चली जाती है, क्योंकि किसी बल से ही तो मारते हैं हम, किसी बल से, ठीक है। और टकरा कर वापस चली जाती है, तो इस दौरान कुछ समय भी लगता है। तो इसका मतलब जो गेंद है हमारी, किसी ऊंचाई से जब वो किसी फरस पर टकराती है तो यह क्रिया किस पर आधारित है, आवेग के। क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी ऊंचाई से गिरता है या किसी गेंद को गिराता है तो उसे क्या होता है, कुछ चोट लगती है, क्योंकि विराम अवस्था में आने के लिए क्या है, कुछ समय भी लगेगा, क्योंकि जब वो नीचे आता है और फरस से टकराता है तो टकराने के बाद वो रुकेगा भी तो व्यक्ति, ठीक है। और क्योंकि उसके कुछ चोट भी लगेगी। अब ये मान लो हम क्या ना ऊपर से कूद जाए कहीं से, तो हमारे कुछ पैर में चोट भी तो लगेगी, ठीक है। लेकिन कुछ समय भी लगेगा, तथा व्यक्ति का जो शरीर है, शरीर पर क्या है, बहुत अधिक बल कार्य करता है, जिस कारण उसे चोट लगती है। क्योंकि जब हम ऊपर से आते हैं तो क्या होता है, उस पर गुरुत्वाकर्षण बल भी कार्य करता है। और ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, ये है हमारा अगले चैप्टर में, ठीक है। तो सभी को समझ में आ गया। यानी जो आवेग का एग्जाम्पल होगा, ये चित्र नोट नहीं करना तुम्हें, फिर में क्या होगा कि जब कोई व्यक्ति क्या है, जब कोई व्यक्ति किसी ऊंचाई से किसी ऊंचाई से फरस पर गिरता है, ठीक है प्यारे बच्चों, क्या है, किसी ऊंचाई से फरस पर गिरता है तो उसे कुछ क्या होता है, चोट लगती है। चोट ही तो लगेगी जब गिरेगा, क्योंकि विराम अवस्था में आने के लिए क्या होता है, क्योंकि विराम अवस्था में आने के लिए, विराम अवस्था सभी को पता है क्या होती है, कि जब कोई वस्तु रुकी हुई होती है, तो विराम अवस्था में आने के लिए, ठीक है, बहुत कम समय लगता है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब जब बहुत कम समय लगता है, लेकिन तथा व्यक्ति के शरीर पर क्या है, बल बहुत अधिक लगता है, तथा व्यक्ति के शरीर पर बल बहुत अधिक क्या है, लगता है, ठीक है। तो इसी कारण व्यक्तियों क्या है, चोट लग जाती है, ठीक है। पता लग गया सभी को, इसी कारण व्यक्ति को चोट लग जाती है। तो प्यारे बच्चों ये बात समझ में आ गई सभी के। तो चलते हैं हम अपने जो नेक्स्ट क्या है इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जब कोई क्रिकेट खिलाड़ी क्या है, कैच पकड़ता है तो क्या है, हाथ पीछे की तरफ को करता है, तो इसका कारण भी यही है, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल नहीं कर रहे हैं, अब हम अपने सीधे टॉपिक जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर चलते हैं, संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो, संरक्षण का मतलब है कि सभी जगह नियत रहना। नियत का मतलब है कि कांस्टेंट रहना। मान लिया हमारे पास कोई वस्तु है, किसी फर्स्ट पर दौड़ रही है वो, ठीक है, कितने वेग से, v वेग से। अब उसका द्रव्यमान कितना है, m है। m का मान मान लिया हमने 10, और ये 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दौड़ रही है। इसका मतलब इसका जो p होगा, p बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या था, mv, तो 10 दाम 100।
तो P की वैल्यू 100 मिल गई। अब देखो यदि मैं इसे बाहर से कोई बल न लगाऊँ, क्या है, कोई बाहर से बल न लगाऊँ तो क्या होता है, ये इसी वेग से चलती रहती है, यहाँ पर भी इसी वेग से चलती रहती है, इसी वेग से चलती रहती है, यानी P का मान क्या है, सभी जगह समान रहता है। यानी समान का मतलब क्या है, सभी जगह नियत, यानी कहीं भी नहीं बदलता। ठीक है, तो यही हमारा क्या होता है, संवेग संरक्षण का नियम। तो संवेग संरक्षण का नियम समझ में आ गया क्या होता है। देखो यदि किसी वस्तु पर कुछ बल भी कार्य न कर रहा हो, यानी F का मान क्या हो, 0, पता लग गया कि यदि किसी वस्तु पर लगा बल 0 हो तो उसका जो संवेग है वो नियत रहता है। यही बात लिखनी है हमें। ठीक है, अब देखो क्या है जो तुम्हें फेयर में करना है। देखो इसकी जो डेफिनेशन होती है संवेग संरक्षण के नियम की, कि यदि किसी वस्तु पर, यदि किसी वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं करता, ठीक है, यदि किसी वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं करता है तो वस्तु का क्या, रेखीय संवेग। ठीक है प्यारे बच्चों, रेखीय संवेग क्या रहता है, नियत रहता है। तो समझ में आ गया क्या होता है, नियत रहता है। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। तो सभी को समझ में आ गया इतनी बात, ये डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, अब हम जो संवेग संरक्षण है इसके जो हम डेरिवेशन है छोटा सा वो डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, या ये कह लो यहाँ से जो हमें मेन रिजल्ट मिलता है, क्या मिलता है, देखो मेन रिजल्ट के बाद मतलब मेन रिजल्ट है जो हमारा, उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लो कि यदि कोई हमारे पास ये वस्तु है, ठीक है, इसका द्रव्यमान कितना है m1, और ये दूसरी वस्तु भी कितनी है हमारे पास, कितने हैं m2, इसका वेग कितना है इसका वेग मान लो तुम u1, इसका वेग मान लो u2, क्योंकि जो u होता है हमारा क्या होता है, प्रारंभिक वेग। अब हमने मान लिया ये कुछ समय बाद टकरा जाती है। ठीक है, टकराने के बाद इनके जो वेग हैं क्या होते हैं, द्रव्यमान तो सेम ही रहते हैं, अगर टकराने के बाद द्रव्यमान भी बदल जाते हैं। ठीक है, इसका वेग तो हो जाता है v1, इसका वेग हो जाता है v2। तो संवेग संरक्षण का जो नियम कहता है, ये कहता है कि जो टकराने से पहले दोनों वस्तुओं का कुल संवेग था, यानी m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर किसके होता है, वो टकराने के जो बाद संवेग होता है वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि क्या बोलते हैं हम, टक्कर से पहले, ठीक है, वस्तुओं का कुल संवेग, और ये किसके इक्वल होता है हमारा, ये होता है टक्कर के बाद वस्तुओं का कुल संवेग। क्योंकि जो हमारा संवेग होता है P बराबर mv होता है, v क्या होता है, वेग, और m होता है द्रव्यमान। तो उसी के आधार पर पहली वस्तु का संवेग प्लस दूसरी वस्तु का संवेग, ये किसके पहले होगा, टक्कर से पहले। तो इतनी बात समझ में आ गई। उसी प्रकार m1 v1 प्लस m2 v2, यानी टक्कर से पहले का संवेग प्लस वो टक्कर से बाद का संवेग प्लस टक्कर के बाद का जो हमारी दूसरी वस्तु है उसका संवेग। तो ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो अब हम इसका छोटा सा डेरिवेशन करते हैं, या डेरिवेशन न करके हम इसका पहला तुम्हें एग्जाम्पल बता देते हैं कि संवेग संरक्षण पर जो एग्जाम्पल होता है क्या है। तुमने रॉकेट देखा होगा, यानी कि ये लिख दूँ, रॉकेट नोदन की क्रियाविधि। ठीक है, किस पर आधारित है, संवेग संरक्षण पर आधारित है। तो रॉकेट नोदन की क्रियाविधि पता है कि देखो जब कोई रॉकेट होता है, ठीक है, क्या है, कोई
ये रॉकेट हो गया, मान लिया हमने रॉकेट होता है तो क्या होता है, जितनी गैस इस पर पृथ्वी पर प्रेशर लगाती है उतना ही पृथ्वी इन गैसों पर प्रेशर लगाती है। ठीक है, प्रेशर का मतलब दाब या बल कह लो। ठीक है, तो क्या होता है फिर ये उसी क्या है क्रिया, यानी कि यहाँ पर भी क्या है क्रिया प्रतिक्रिया होती है। तो रॉकेट नोदन का मतलब होता है कि जो तुमने देखा होगा कि जो ये वैज्ञानिक है हमारे, ये क्या करते हैं अंतरिक्ष में रॉकेट को भेजते हैं, वो क्या है रॉकेट नोदन की क्रियाविधि है। ठीक है, और ये हमारी संवेग संरक्षण के नियम पर ही आधारित है। और जो संवेग संरक्षण का नियम है ये किसके तुल्य है हमारा, यानी ये संवेग संरक्षण का नियम यानी ये हमारा सेम जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है उसके बराबर है। तो आज हम अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं प्यारे बच्चों। जो तुम्हें वर्क करना है तो वो कर लेना, ठीक है, और हम वो भी दिखा देते हैं तुमको, इसके फ़ोटो खींच लेना और फ़ोटो खींचकर अपनी फेयर में कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।